प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम संस्कृत व्याकरण के इस वीडियो में द्वितीय विभक्ति के बारे में बात करेंगे, जो कि अपना शीर्षक था कारकम, जिसमें हमने कल प्रथमा विभक्ति के बारे में बात की थी और आज हम उससे आगे द्वितीय विभक्ति के बारे में बात करेंगे। यहाँ मूल रूप से आपको ये समझना है कि किन किन शब्दों के साथ में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, किन किन शब्दों के साथ में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। और कई बार क्या होता है, वाक्य निर्माण के साथ ही, जैसे आप एक वाक्य को देखोगे, रामः ग्रामं गच्छति या वयं नाटकं द्रक्ष्यामः, तो आपको ये समझना है कि कर्तृप्रथमा हमने कल पढ़ा था, कर्मणि द्वितीया, यानी कि कर्तृवाच्य वाक्यों में कर्ता के साथ प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है सदैव, और कर्मणि द्वितीया उन्हीं कर्तृवाच्य वाक्यों में कर्म के साथ में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। यहाँ आप जो वाक्य देख रहे हैं, इस वाक्य में रामः ग्रामं गच्छति, यानी कि यहाँ जो ग्राम है ये ग्राम कर्म है, क्योंकि राम करता है और गच्छति क्रिया है। तो आप अच्छे से समझोगे कि यहाँ जो ग्राम है ये कर्म है और कर्म के साथ में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, यानी कर्मणि द्वितीया। तो कर्म के साथ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ। यहाँ हम एक सूत्र देखेंगे जो कि कर्तुर इप्सितमम कर्मः, कर्तुर इप्सितमम कर्म है, कर्तुर इप्सितमम कर्म है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि कर्तु यानी कर्ता, इप्सित से तात्पर्य है चाहता है, कर्ता जिसे सबसे अधिक चाहता है, यानी सबसे ज्यादा जिसकी नजदीकियां होती है उसके साथ में कर्म संज्ञा होती है। कर्तुर इप्सितमम कर्म है, कर्ता जिसे सबसे अधिक चाहता है। जैसे राम ग्रामं गच्छति, तो राम करता है और ग्राम क्रिया है, ये कर्म है, और गच्छति क्रिया है। तो कर्ता के सबसे नजदीक कौन हुआ? कर्म हुआ। तो इसलिए कर्म के साथ में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। वही सूत्र कर्तृवाच्य वाक्यों में ये सूत्र लागू होता है, कर्मणि द्वितीया, कर्म के साथ में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। कब? केवल कर्तृवाच्य वाक्यों में। कर्मवाच्य माने कर्तृवाच्य वाक्यों में कर्मणि द्वितीया। वयं नाटकं द्रक्ष्यामः, इस वाक्य का अच्छा विश्लेषण करें, बहुत ही अच्छा वाक्य है। वयं आप बता सकते हैं कि किस पुरुष का कर्ता है, किस पुरुष का कौन सा वचन है? उत्तम पुरुष का अस्मत् शब्द है और अहम आवाम वयम, यानी उत्तम पुरुष का बहुवचन है। यहाँ वयम है वो उत्तम पुरुष का बहुवचन है। नाटकम ये कर्म है और द्रक्ष्यामः है। द्रक्ष्यामः में कौन सी धातु है? मूल धातु पश्य है, देखना, जो कि लृट लकार भविष्यत काल में दृश्य के रूप में चलते रूप इसके पश्य धातु है। पश्य का अर्थ होता है देखना, पश्य का अर्थ होता है देखना, और जिसके लृट लकार भविष्यत काल के जो रूप चलते हैं वो दृश्य के चलते हैं। दृक्ष्यति, दृक्ष्यते, दृक्ष्यन्ति, दृक्ष्यसि, दृक्ष्यथ, दृक्ष्यथ, दृक्ष्यामि, दृक्ष्याव, दृक्ष्यामः। अब इस वाक्य में जो वयम है यह उत्तम पुरुष का बहुवचन है, इसलिए कर्ता के अनुसार क्रिया भी उत्तम पुरुष की बहुवचन दृक्ष्यामः आई है और आगे विसर्ग भी है, क्योंकि उत्तम पुरुष में विसर्ग होता है केवल बहुवचन में। तो यानी यहाँ बात आई है कर्म के साथ में द्वितीय विभक्ति, तो यहाँ नाटकम में है वो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अगला एक सूत्र हम देखेंगे, अभितः परितः सम्या निक्षा हा प्रति योगे अपि। बहुत ही अच्छा सूत्र है।
और कंपटीशन की परीक्षाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है। वैसे तो हम शब्दों को भी याद रख सकते हैं, लेकिन सूत्र याद करने का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि हमें उन शब्दों के बारे में एक ही सूत्र के साथ है वो उसकी पहचान हो जाएगी। इस सूत्र को आप देखोगे तो अभितः परितः सम्या निक्षा हा प्रति योगे अपि कर्म, यानी अभितः परितः सम्या निक्षा हा प्रति, इन शब्दों के साथ में कर्म संज्ञा होती है, यानी कि इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अब इस सूत्र के साथ में और भी कई शब्द हैं जो कि आप समझ सकते हैं, जैसे अंतरा, अंतरेण, विना, दिक, अनु, यावत, अद्वत और अद्यति और ऊपरी ऊपरी। ये भी ऐसे शब्द हैं जिन शब्दों के साथ में सदैव कर्म संज्ञा होती है, यानी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग ही होता है इनके साथ में सदैव। सूत्र तो आसानी से याद रहेगा, अभितः परितः सम्या निक्षा हा प्रति योगे अपि कर्म, यानी कि अभितः परितः सम्या, अभितः का मतलब होता है चारों ओर, दोनों ओर, परितः का मतलब होता है चारों ओर, सम्या का मतलब होता है समीप, निक्षा का अर्थ होता है निकट, हा धिकार पूर्वक और प्रति के योग में सदैव द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इनके साथ में अंतरा, अंतरेण, विना, अनु, यावत, अद्वत, अद्यति और ऊपरी ऊपरी, इन शब्दों के साथ में भी सदैव द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। आपको यह उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। ग्रामम परितः क्षेत्राणि सन्ति, ग्रामम परितः क्षेत्राणि सन्ति, गांव के चारों ओर, परितः आया है तो ऊपर सूत्र में भी हमने देखा परितः, तो यहाँ ग्रामम परितः क्षेत्राणि सन्ति, तो यहाँ पर परितः का योग होने के कारण ग्रामम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अगला सूत्र आप उदाहरण देखोगे, हा दुर्जनम, हा के कारण दुर्जनम में, क्योंकि इस पद में दो ही वाक्य में दो ही पद है, हा के कारण दुर्जनम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार चाहे अभितः हो, चाहे परितः हो, चाहे सम्या हो, चाहे निक्षा हो, चाहे हा हो, अंतरा, अंतरेण, विना, अनु, अद्यति, यावत, अधोअधि, ऊपरी ऊपरी, अद्यति, इस प्रकार से सभी शब्दों के साथ में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा इन शब्दों के साथ। अब हम अगले सूत्र की ओर बात करेंगे। बहुत ही अच्छा सूत्र है, अधि सिंह स्था साम कर्म, अधि सिंह स्था साम कर्म, यानी कि इनमें एक अधि, सी, स्था और आश, इनके साथ में है वो यहाँ अलग अलग शब्द दिए गए हैं, आप अच्छे से समझोगे। यहाँ अधि है, या सी है, या स्था है और आस है, इनके साथ में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ये उपसर्ग है, आप देखोगे कि इसमें एक धातु है, ये अधिक एक उपसर्ग है, बाकी धातु है, अधिक उपसर्ग है, अधिक उपसर्ग पूर्वक सिंह है, सिंह से तात्पर्य श्री से है, स्था यानी ठहरना, सी यानी सोना, आस यानी विराजना या बैठना। तो यहाँ आपको समझना है कि अधिक उपसर्ग है सिंह, स्था और आस धातुओं से पहले, तो वहां पर कर्म संज्ञा होती है। उदाहरण देखोगे, नरपः सिंहासनम अध्यास्ते, तो यहाँ देखोगे अध्यास्ते में अधिक उपसर्ग है और आस धातु है, अधिक उपसर्ग है और आस धातु है। तो सूत्र में भी यही कहा है, देखो अधिक उपसर्ग हो सिंह, स्था और आस धातुओं से पहले, तो वहां पर कर्म संज्ञा होती है, यानी उनसे पहले द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ आप देखोगे, यहाँ सिंहासनम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, नरपः सिंहासनम अध्यास्ते। इसी प्रकार
सुरेश सय्याम अधिशेते। सुरेश सय्याम अधिशेते। तो सय्याम में द्वितीय विभक्ति है क्योंकि सय्याम है वो कर्म है और अधिशेते, शेते है वो शेंग धातु है, अधि उपसर्ग है और शेते में शेंग धातु है। तो सुरेश सय्याम अधिशेते। तो ये सूत्र स्पष्ट हो गया होगा कि अधि उपसर्ग हो, शींग स्था और आस धातु है। वो आस का मतलब बैठना होता है, विराजना बैठना, और उपसर्ग अधि होना चाहिए ऐसी स्थिति में। तो अधि शींग स्था साम कर्म। अब अगले सूत्र की हम बात करेंगे, उपान ध्यान वश। उपान ध्यान वश, इसका तात्पर्य हुआ उप अनु अ आन आदि उपसर्ग पूर्वक वश धातु हो। इसमें धातु है वश, बाकी सभी उपसर्ग हैं, उप है, चाहे अनु है, अव है, अधि है और आम है। आम से तात्पर्य है आ। उप अनु अधि आ आदि उपसर्ग पूर्वक अगर वश धातु है तो यहाँ आगे स्पष्ट भी कर दिया गया है कि उप अनु अधि आम उपसर्ग पूर्वक वश धातु हो तो भी उसकी कर्म संज्ञा होती है। कर्म संज्ञा से तात्पर्य हुआ उससे पहले आने वाला जो शब्द है उसके साथ में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। किसके साथ में? उप अनु अधि आम उपसर्ग पूर्वक अगर वश धातु है, क्योंकि एक ही धातु के साथ अलग अलग उपसर्गों का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे आप देखोगे श्याम नगरम उपवस्ती, तो यह वश धातु है और उप उपसर्ग है। इसी प्रकार इसी वाक्य को लें कि श्याम नगरम अनुवस्ती अधिवस्ती आवस्ती। वश तो धातु एक ही है, वश एक ही धातु है और एक ही धातु में उसके साथ में है वो एक ही धातु के साथ में अलग अलग उपसर्गों का प्रयोग किया है। उपवस्ती, अनुवस्ती, अधिवस्ती और आवस्ती, तो सभी के साथ में अलग अलग है वो उपसर्ग का प्रयोग किया है। तो उपान वान वश, जैसे हाँ यहाँ आपको समझ में आ गया, हमने बात भी कर दी। संयम नगम उपवस्ती, अनुवस्ती, अधिवस्ती, आवस्ती। अब हम बढ़ेंगे अगले सूत्र की ओर। अभी नी उपसर्ग पूर्वक विष धातु, अगर विष धातु है और अभी और नी उपसर्ग है तो उनके साथ में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे दिनेश ग्राम अभी निवेश, तो यहाँ ग्राम के साथ में कर्म संज्ञा हुई है। अगले सूत्र की ओर बढ़ेंगे। कालाध्वनोर अत्यंत संयोगे, यानी कालाध्वनोर अत्यंत संयोगे। काल यानी समय, अध्वन यानी रास्ता, अत्यंत संयोग, कालवाची शब्द और मार्गवाची शब्दों का अत्यंत संयोग होने पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। कालाध्वन और अत्यंत, काल और अध्वनवाची, अध्वन यानी रास्ते के, कालवाची और मार्गवाची शब्दों में अत्यंत संयोग होने पर उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे इसके लिए आप उदाहरण देखोगे आप कि नदी क्रोशम कुटिला, नदी क्रोशम कुटिला, क्रोशम का मतलब कोस भर, कुटिल यानी टेढ़ी मेढ़ी है। नदी क्रोशम कुटिला अस्ति, नदी को क्रॉस भर कुटिल है, टेढ़ी मेढ़ी है। तो यहाँ क्रॉस भर है वो मार्गवाची शब्द है, तो इस कारण इसके साथ में क्रोशम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार है अगला सूत्र, ये उदाहरण है इसके लिए कि सुरेश अत्र पंच दिनानी पढ़ती, सुरेश अत्र पंच दिनानी पढ़ती। पंच दिनानी से तात्पर्य होगा 5 दिनों से पढ़ती है, नहीं पढ़ता है। सुरेश यहाँ 5 दिन से पढ़ता है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि 5 दिन से पढ़ना, ये कालवाची शब्द हो गया। तो सूत्र के अनुसार कालवाची और मार्गवाची, दूरीवाची शब्दों का अत्यंत संयोग होता है, तो वहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो कालाध्वन और अत्यंत संयोग, काल और अध्वन का अत्यंत संयोग, तो यहाँ क्रोशम है और यहाँ पंच दिनानी पढ़ती, तो
द्वितीय विभक्ति के संबंध में थोड़ा सोचने लायक, याद करने लायक, थोड़ा कह सकते हैं कठिन आपको ध्यान में रखना है कि संस्कृत में 16 धातुएं होती है, वो द्विकर्मक होती है। द्विकर्मक धातुएं होती है 16, जिसके लिए यहाँ सूत्र आता है एकथितम च, एकथितम च। तो 16 जो द्विकर्मक धातुओं से तात्पर्य, उनके साथ में 2 कर्मों का प्रयोग होता है, तो उनके साथ में सदैव द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अब वे 16 धातुएं कौन कौन सी हैं? दु, याच, पच, दन, पृछ, रुच, ची, जी, ब्रू, शास, मत, मुष, नी, री, व, कृष। ये है वो 16 धातुएं हैं। या दु का मतलब होता है गाय का दूधना, याच का मतलब होता है मांगना, पच का मतलब होता है पकाना, दंड का मतलब होता है दंड देना, प्रच यानी पूजना, रुद यानी रोकना, जी यानी जीतना, ची यानी चुनना, ब्रू यानी बोलना, सास का मतलब भी बोलना होता है, मुस का मतलब होता है रोकना, नी यानी ले जाना, री यानी हरण करना, वह का अर्थ भी वहन करना, ले जाना, और कृष से तात्पर्य होता है खींचना। इन द्विकर्मक धातुओं के साथ में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। या एक उदाहरण हो गया, गोपाल गाम पैदोक्ति, गोपाल गाम पैदोक्ति, गोपाल गाम पैद। तो अब देखो आप, इसमें गोपाल कर्ता हो गया और दोग्धि दूना होता है, दूना, तो यहाँ है वो क्रिया दूना है, तो दू एक द्विकर्मक धातु है, दूध दूना, गाय का दूध दूना, तो 2 कर्म हो गए। एक तो हो गया पय जो दूध है, और दूसरा हो गया गाम यानी गाय, कर्म 2 हो गए ना। तो द्विकर्मक धातुओं में एक धातु होती है जो मुख्य है, और दूसरी होती है गौण धातु, गौण कर्म, सॉरी। एक कर्म होता है जो मुख्य कर्म होता है, दूसरा गौण कर्म होता है, तो उस गौण कर्म के साथ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। यहाँ आप इस वाक्य में देखोगे कि गोपाल गाम पैदोक्ति, गोपाल गाय का दूध दूहता है, तो यहाँ मुख्य कर्म हो गया पय और गौण कर्म है गाय, तो गाय के साथ में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। प्रयोग हुआ है। राजा गर्गान सतम दंड्यति, राजा गर्गों पर है वो 100 रुपये दंड देता है, तो यहाँ सतम दंड्यति, और गर्गान सतम है वो मुख्य कर्म है, गौण है वो कर्म है गर्गान, तो गर्गान में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार अपना अंतिम एक समझने के लिए उदाहरण और है कि नृप शत्रुम राज्यम जयति, नृप शत्रुम राज्यम जयति, जयति यानी जीतता है, नृप शत्रुम यानी शत्रु का, राज्यम यानी राज्य। तो यहाँ पर राज्य मुख्य कर्म है और शत्रुम एक गौण कर्म है, तो गौण कर्म के साथ में, हालांकि मुख्य कर्म के साथ में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, लेकिन कहीं कहीं पर है वो इसे अपवाद स्वरूप दूसरे विभक्ति का प्रयोग हो जाता है, लेकिन गौण कर्म के साथ में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग ही होता है। अतः हमें ये समझना है कि संस्कृत की जो 16 द्विकर्मक धातुएं हैं उन्हें हमें ध्यान में रखना है, और उनके साथ प्रयुक्त हुए गौण कर्म के साथ में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। इस प्रकार द्वितीय विभक्ति के लिए आपको इन सूत्रों की जानकारी या इन शब्दों के बारे में है वो जानकारी होना आवश्यक है, ताकि आप कभी भी इसको गलत नहीं करो। अब हम आगे तृतीय विभक्ति के बारे में बात करेंगे, जो कि अगले वीडियो में बात करेंगे। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें। कोई बात समझ में नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट है वो अवश्य करें, हमें आपके कमेंटों का इंतज़ार रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद।